हेलो स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ रहे थे वहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिज्म में कि अगर दो पैरेलल वायर्स को मैं रख दूँ, एक वायर है उसके पैरेलल में एक और वायर रख दिया, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हमने देखा था कि अगर वायर को अकेले रखा मैग्नेटिक फील्ड में तब तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब मैंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा वायर को सिर्फ दो वायर लिए, दोनों करंट कैरिंग वायर्स थे, दोनों को पास पास में रख दिया पैरेलल कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर, तब वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। उसके अंदर दो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। तब एक कंडीशन तो ये, जब दोनों के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है ना वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जो मैंने शो कर रखा है आई वन अगर ऊपर की तरफ तो आई टू भी ऊपर की तरफ। तो देखिए अगर करंट अब यहाँ पे लगाइए आप राइट हैंड थंब रूल। अगर आई वन को आप ऊपर की तरफ मानते हैं तो आई वन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, आई वन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आई टू वाले वायर में, वो कहाँ हो जानी चाहिए, उसके अंदर की तरफ जानी चाहिए। होगी सर्कुलर ही, पर वो किस डायरेक्शन क्या होगी उसकी, एंटी क्लॉकवाइज अंदर की तरफ। यहीं मैं अगर बात करूँ आई टू की वजह से, आई टू में अगर जब अपर डायरेक्शन में मानेंगे, आई टू में भी करंट ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जब आई वन के ऊपर मानेंगे तो होगी ये भी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आई वन के लिए अगर हम बात करें तो टेंजेंशियल जब हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ। मीन्स आई वन की वजह से जो आई टू पे लग रही है वो अंदर की तरफ, आई टू के ऊपर जो आई वन की वजह से लग रही है वो बाहर की तरफ। अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग, मतलब कहीं ना कहीं से हमने मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट कर लिया, अब अलग से मैग्नेटिक फील्ड लगाने की जरूरत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, तो सेकेंड वायर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डायरेक्ट मैंने रिजल्ट लिख दिया क्योंकि डेरिवेशन का काम नहीं है आपको, वो होता है म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर इंटू लेंथ ऑफ द सेकंड वायर। ठीक है, अगर हम सेकंड वायर पे बात करेंगे तो लेंथ भी किसकी लेंगे, सेकंड वायर पे। सेकंड हम बात करते हैं फर्स्ट वायर की, तो एफ म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई आर इंटू लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर। ठीक है, मतलब जिसकी लेंथ होगी वो लेंथ आ जाएगी साथ में बस खाली, बाकी म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई आर तो कॉन्स्टेंट रहेगा। आर क्या है, दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस। अब बात आती है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो फोर्स क्या होगा, दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों वायर जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों वायर क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब फोर्स दोनों की तरफ, मतलब आई वन की बात करेंगे आई वन वाले वायर की तो आई टू की तरफ लगेगा, आई टू की बात करेंगे तो आई वन की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे बात होती है कि अगर दोनों की लेंथ वन हो जाए, दोनों वायर्स की लेंथ 1 मीटर हो जाए, उसके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए, और अगर करंट भी दोनों में 1 एम्पेयर रख दे तो जो फोर्स लगेगा वो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का लगेगा। यही होती है आपकी 1 एम्पेयर की करंट। 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 1 एम्पेयर क्या होता है। 1 एम्पेयर वो करंट होती है जो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स के अंदर फ्लो हो रही हो, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो और दोनों की लेंथ भी 1 मीटर हो और फोर्स कितना लगे 2 इंटू 10⁻⁻7 का। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो देखो अगर करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार क्या हो जाएगी, दोनों वायर पे अंदर की तरफ हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर के लिए अंदर की तरफ हो गई, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ हो गई तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, पहले वायर की बात करें तो पहले वायर के लिए फोर्स कहाँ हो जाएगा, सेकंड से दूर, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, पहले से दूर। तो F2 कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, अभी मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये होगा कि दोनों वायर में अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो रिपेल करेंगे, दोनों वायर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। यही काम की चीज़ आपके लिए है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एक डिवाइस होता है जो कि होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लैब में भी हमने देखा है उसको, गैल्वेनोमीटर को। होता क्या, इसके अंदर सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्शन की बात करें तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जाती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करते हैं ये आपको शो कर रखा है। नॉर्थ और साउथ दो पोल लेते हैं, उनको रेडियली कट करते हैं और वहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो रेडियल होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद एक कॉइल को उसके अंदर रखा जाता है। किसको रखते हैं, एक कॉइल को। और आपको पता है कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कॉइल को, एक कॉइल को मान ले, कॉइल ही मान लीजिए, अभी करंट फ्लो नहीं हो रही मान लीजिए इसमें, अगर सिर्फ एक खाली कॉइल रखी हुई है तो हमको पता है अगर इसके अंदर करंट फ्लो होनी शुरू हुई तो ये क्या होगी, रोटेट होना शुरू होगी, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। तो वही हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर में भी कि जैसे ही करंट इसके अंदर पास होगी तो ये जो होगा वो कॉइल डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी, कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा, रोटेट होना शुरू होगी। ठीक है, उसी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो टॉर्क कितना लगता है हमने कैलकुलेट किया था, अगर करंट फ्लो हो रही होगी तो एम बी साइन अल्फा, जहाँ पे एम क्या होता था मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर अल्फा 90 डिग्री हो जाए, अगर अल्फा 90 डिग्री हो जाए टाउ कितना हो जाएगा, एन आई ए बी के बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा, एन आई ए बी को, एम को मैंने लिख दिया एन आई पे, स्मॉल एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर दैट, मतलब एक में कितना टर्न, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है उसके अंदर टोटल कैपिटल एन, तो स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर हैं। ठीक है, अब देखिए दो टाइप का टॉर्क लग रहा है। एक तो क्या करेगा, जब गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट फ्लो होगी तो वो डिफ्लेक्ट होगा, तो एन आई ए बी का टॉर्क लगेगा। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हुई तो वो वापस आपकी इनिशियल पोजीशन पे आएगा। तो दो टाइप की टॉर्क है, जो जिससे डिफ्लेक्ट होता है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिससे रीस्टोर होता है, रीस्टोर मतलब अपनी पोजीशन पे वापस आना, उसको बोलते हैं हम रीस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर एन आई ए बी है तो रिस्टोरिंग टॉर्क होती है के इंटू थीटा के बराबर। ठीक है, ये आपको 11th में पढ़ना चाहिए था कि के थीटा कैसे होती है।
और जो के होता है वो बोला जाता है रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। थीटा क्या होगा, वो एंगल जिससे उसको फिर से रोटेट करना पड़ेगा। थीटा वो एंगल होगा जिससे उसको रोटेट करना पड़ेगा। देखो जितने टॉर्क उसको डिफ्लेक्ट होने में लग रही है उतनी टॉर्क उसको डिफ्लेक्ट होने मतलब वापस अपनी पोजीशन में आने में भी लगनी चाहिए। तो के थीटा शुड बी इक्वल्स टू एन आई ए बी, यहाँ से आपको करंट मिलेगी आई शुड बी इक्वल्स टू के थीटा डिवाइडेड बाई एन ए बी। यहाँ से जो आपको टर्म मिली के बाय एन इंटू ए इंटू बी। ए क्या है एरिया, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एन नंबर ऑफ टर्न्स, के इज द हमको पता था रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। तो इसको बोला जाता है जी, कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो आई इज इक्वल्स टू जी थीटा टाइप का बनता है। यहाँ से बोला जाता है कि करंट फ्लोइंग शुड बी प्रोपोर्शनल टू द एंगल जिससे वो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, तो आई प्रोपोर्शनल टू थीटा। उसके बाद हम देखते हैं दो टाइप की सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर के अंदर देखनी होती है हमको, एक करंट सेंसिटिविटी और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो करंट सेंसिटिविटी क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्विस्ट पर यूनिट पर, मतलब कितना एंगल उसने मूव किया 1 एम्पेयर करंट के लिए। 1 एम्पेयर करंट के लिए जितना वो एंगल रोटेट होगा उसको हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। मीन्स आई एस करंट सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आई एस यूज़ करते हैं। आई एस शुड बी इक्वल्स टू थीटा अपॉन आई। थीटा की वैल्यू अभी हमने ऊपर से निकाली कितनी, एन आई ए बी बाई के पुट कर दी, तो आपको मिलेगा आई एस शुड बी इक्वल्स टू एन ए बी बाई के। वोल्टेज सेंसिटिविटी बात करें कि 1 यूनिट वोल्टेज के लिए कितना रोटेट होगा, थीटा बाई वी, ये आपको मिलेगा एन ए बी बाई के इंटू आर। आर क्या होगा, कॉइल का रेजिस्टेंस। ये हमारी होगी सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अलग से मेंशन कर रखा है सिलेबस में। नेक्स्ट है कि किसी गैल्वेनोमीटर को हम कैसे एक एमीटर में कन्वर्ट करें और कैसे एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करें। मान लीजिए किसी एमीटर को अगर आपको किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करना होगा तो देखिए एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेज़र करना। करंट को मेज़र कब करेगा, जब उसके अंदर से करंट जानी चाहिए। उसके अंदर से करंट कहाँ कब जानी चाहिए, देखो गैल्वेनोमीटर को एक ऐसा सिस्टम बनाना है टोटल जो एक एमीटर के जैसे काम करे। तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है स्मॉल कैपिटल एस। एस की वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसकी वैल्यू बहुत छोटी क्यों होती है, इसका रीज़न भी मैं बता दूं, ताकि जितनी छोटी उस एस की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा करंट उस एस से पास होगा। मीन्स गैल्वेनोमीटर से उतना ही कम पास होगा। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो लॉसेस होते हैं वो लॉस को आप कम कर पाएंगे कब, जब स्मॉल एस जो आपका शंट रेजिस्टेंस लगाए, जो पैरेलल में लगाते हैं उसको जनरली शंट भी बोला जाता है, इसलिए उसको एस से रिप्रेजेंट किया, वो होगा आपका शंट रेजिस्टेंस एस। इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, आप शंट से ज़्यादा करंट जाएगी, गैल्वेनोमीटर से कम करंट जाएगी, तो आप इससे करंट मेजरमेंट कर सकेंगे कि कितनी करंट टोटली जा रही होगी। तो यहाँ से देखो क्या होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर का क्रॉस जो वोल्टेज है मीन्स ए से बी पॉइंट के बीच में, चाहे वो गैल्वेनोमीटर से जाए या शंट के थ्रू जाए, वोल्टेज शुड भी सेम। तो यहाँ से आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी, शंट की वैल्यू आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। आई जी क्या है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट, कैपिटल जी क्या है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एमीटर से गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाया जाए। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए आप एक रेजिस्टर आर को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इन सीरीज विद दैट गैल्वेनोमीटर। अब क्यों चाहते हैं हम कि मैक्सिमम करंट आर से पास हो, क्योंकि देखिए आर लार्ज रेजिस्टेंस है, ताकि वोल्टेज मेजरमेंट जब भी हम करें, वोल्टेज मेजरमेंट जब हम करें इस गैल्वेनोमीटर से, तो डिस्टर्बेंस कम से कम हो। डिस्टर्बेंस कम से कम होना मतलब क्या, कि अगर सारी करंट जितनी गैल्वेनोमीटर से आ रही होगी अगर उतनी करंट आर से भी जाएगी, इसका मतलब करंट में कुछ ज़्यादा डेविएशन नहीं आएगा। थोड़ा बहुत ड्रॉप जरूर होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन करंट के अंदर नहीं आएगा। इसीलिए हम वोल्टेज मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल आर लार्ज रेजिस्टेंस, ताकि वो सीरीज़ में लगा रहे और वोल्टमीटर एग्जैक्टली वर्क करे, आपका बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क करे। तो यहाँ पर भी वही आ गया कि पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल अगर हम देखें तो आई जी इंटू आर प्लस जी। टोटल रेजिस्टेंस अगर आर है रजिस्टर का, जी है गैल्वेनोमीटर का, तो आर प्लस जी। यहाँ से आपको आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वी माइनस आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई जी। ठीक है, ये आपको पूछ लिया जाता है कि लार्ज रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, शंट को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, शंट को सीरीज़ में क्यों नहीं लगाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शंट को इसलिए सीरीज़ में पैरेलल में लगाते हैं ताकि मैक्सिमम करंट उससे पास हो और गैल्वेनोमीटर से कम पास हो, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में ना आए उस करंट की वजह से जो करंट हमको काम की नहीं है। ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जो है मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म खत्म होता है। यहाँ इसके में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कल हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।